हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज़ कुसुम हेयर। इस वीडियो में हम माल फॉर्मेशन एंड डिसरप्शन के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो और उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। माल फॉर्मेशन और डिसरप्शन होता क्या है देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माल फॉर्मेशन की। माल फॉर्मेशन हम किसको कहेंगे गाइस? कोई भी बॉडी पार्ट है, ठीक है, उसका करेक्टली अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ, इस बॉडी पार्ट का करेक्टली डेवलपमेंट नहीं हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे? माल फॉर्मेशन बोलेंगे। और ये डेवलपमेंट जो है यूट्रस में होता है और यूट्रस में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसी टाइम ये बॉडी का पार्ट जब नहीं बन पाएगा करेक्टली तो हम बोलते हैं उसको माल फॉर्मेशन। और माल फॉर्मेशन होता क्यों है? ये जो माल फॉर्मेशन है वो कुछ इंट्रिंसिक फोर्स के कारण होता है। इंट्रिंसिक फोर्स का मतलब यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं कि कुछ जेनेटिक रीज़न ही रहे होंगे यहाँ पे, जिनकी वजह से कोई बॉडी का पार्ट जो है वो नहीं बन पाया करेक्टली। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आ जाता है क्लेफ्ट लिप, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जो कि एग्जाम्पल आ जाता है इसके अंदर। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर ही स्पाइना बिफिडा एंड लिम्ब डेफिशिएंसी, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? माल फॉर्मेशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे इनको हम डिटेल में देखेंगे कि ये क्या क्या होता है इसके अंदर, कैसे कौन सा पार्ट बॉडी का नहीं बन पाता है। ठीक है, देन एक होता है गाइस डिसरप्शन। तो डिसरप्शन क्या होगा? वहाँ हमने देखा कि जो माल फॉर्मेशन था वहाँ कोई भी बॉडी का पार्ट प्रॉपरली नहीं बन रहा है। और वो क्यों नहीं बन रहा था? कुछ इंट्रिंसिक फोर्सेस के कारण, यानी कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकती है, यानी जीन म्यूटेशन हो गया हो या फिर कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम वहाँ पे होगी। लेकिन यहाँ क्या होगा डिसरप्शन के अंदर? यहाँ कुछ एक्सट्रिंसिक फोर्सेस लगेंगे। एक्सट्रिंसिक फोर्सेस में कौन कौन से आ जाएंगे? यानी जो हमारा एनवायरनमेंट है वो उसको प्रभावित करेगा, इफेक्ट डालेगा। ठीक है, मान लो कोई टीरेटोजेंस हो गए। टीरेटोजन के अंदर बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं जो कि ऐसी मेडिसिन हो गई जो कि हार्मफुल हो सकती हैं एम्ब्रियो के लिए, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए। या फिर बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि क्या होती है, हेल्पफुल नहीं होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। यानी कि वहाँ पे इन ड्रग्स की वजह से, कुछ ऐसी मेडिसिन की वजह से, या फिर इसके अलावा क्या बोल सकते हैं हम, कोई भी मदर है वो अल्कोहल का यूज़ कर रही है तो उसको भी वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कहाँ पे? एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से बॉडी पार्ट जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगा। इसके अंदर जो बॉडी पार्ट की ग्रोथ जो है वो डिसरप्टेड हो जाती है और डिसकंटिन्यू हो जाती है। ठीक है, यानी वहाँ पे कोई बॉडी पार्ट है उसमें पोटेंशियल तो है भाई, वो प्रॉपर डेवलप हो सकता है, लेकिन वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई, एक्सट्रिंसिक फोर्सेस आ गए, कुछ एनवायरमेंटली हमने उसको ऐसी कंडीशन दी कि जिसकी वजह से वो नेगेटिव इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा और वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगा। ओके, तो यही लिखा हुआ है नॉन प्रोग्रेसिव कॉन्जेनाइटल मॉर्फोलॉजिक एनोमली ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ ए बॉडी स्ट्रक्चर दैट हैड ए नॉर्मल डेवलपमेंट पोटेंशियल। मतलब एक बॉडी स्ट्रक्चर जिसके पास में नॉर्मल डेवलपमेंट का पोटेंशियल तो था, लेकिन बाहरी कारणों की वजह से, कुछ टेरेटोजेंस की वजह से या फिर कुछ एक्सट्रिंसिक फोर्सेस की वजह से वो जो पार्ट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसकी जो ग्रोथ है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, वो पूरी तरह से करेक्टली फॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये था डिसरप्शन। और इसके अंदर हम मेनली डिफरेंस देखें तो ये होगा कि माल फॉर्मेशन में तो इंट्रिंसिक फोर्सेस लगेंगे, ठीक है, यानी कि कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम यहाँ पे होगी। और डिसरप्शन में क्या होगा? एक्सट्रिंसिक फोर्सेस लगेंगे। ठीक है, यानी कि बाहरी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हम ऐसी प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि उसके एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए नेगेटिव हैं, और उसकी वजह से कोई भी बॉडी पार्ट जो कि पूरी तरह से ठीक से डेवलप हो सकता था, यानी उसके अंदर पोटेंशियल तो था लेकिन फिर भी वो डेवलप नहीं हो पाएगा इन एनवायरमेंटल जो टेरेटोजेंस हैं। यानी मान लो कोई भी मदर है वो अल्कोहल का यूज़ कर रही है या फिर उसने कुछ ऐसी मेडिसिन का यूज़ किया हो
जो कि उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाल रही हो, या कुछ ड्रग्स का यूज़ किया हो, या फिर कुछ और भी कंडीशंस हो सकती हैं, लाइक न्यूट्रिशंस की कमी हो गई हो उसके अंदर। ठीक है, तो ये कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से डिसरप्शन होता है और बॉडी पार्ट जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं हैंड डिफेक्ट्स। ठीक है, इसके और भी एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसके अंदर और एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, amniotic band complex, some transverse limb deficiencies and Moebius sequence जो कि cranial nerve paralysis and limb and other abnormalities, यानी कि क्रेनियल नर्व पैरालाइज हो जाती है इस वाली जो बीमारी है या फिर इस वाले डिसरप्शन के अंदर, मियोबियस सीक्वेंस के अंदर, और साथ ही जो लिम्ब है वो भी पैरालाइज हो जाएगा और कुछ और अबनॉर्मलिटीज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे ट्रांसवर्स लिम्ब डेफिशिएंसीज के अंदर इसका मेन एग्जांपल जो है उसको हम थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। और इस वीडियो में मैंने पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है, मतलब काफ़ी लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन माल फॉर्मेशन एंड डिसरप्शन के बारे में लगभग कंप्लीट देखने को मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर। आपको जितना भी मतलब हमें एग्जाम में लिखना होता है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, सो माल फॉर्मेशन और डिसरप्शन के पीछे क्या कॉजेज हो सकते हैं। अब मान लो कोई भी मदर है, उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो वीक हो गया हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर माता को नहीं मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, माल फॉर्मेशन और डिसरप्शन हो सकता है। एक्सपोजर टू केमिकल्स एंड पॉसिबली इलिसिट ड्रग्स, यानी कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज़ या फिर कुछ ऐसे ड्रग्स का यूज़ जिनकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट पड़े एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पे। और मैटरनल इन्फेक्शन, यानी लाइक एज रूबेला का इन्फेक्शन हो गया, कुछ ऐसे इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से भी अबनॉर्मलिटी हो सकती है। फिजिकल फैक्टर हो गए जैसे कि आयनाइजिंग रेडिएशन हो गया, हाइपरथर्मिया हो गया, तो ये कुछ फिजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं जिनकी वजह से अबनॉर्मलिटी या मालफॉर्मेशन और डिसरप्शन हो सकता है। क्रॉनिक मैटरनल डिजीज़, यानी कि माता को अगर कोई डिजीज़ है जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, अगर उसको डायबिटीज़ है तो भी चांसेस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं कि उसका मालफॉर्मेशन या फिर बॉडी का जो पार्ट है वो करेक्टली फॉर्म नहीं हो पाएगा या उसमें डिसरप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ कोजेज थे जो कि माल फॉर्मेशन और डिसरप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन हम एग्जाम्पल देखते हैं डिसरप्शन का, और वो है ट्रांसवर्स लिम्ब डेफिशिएंसी। ट्रांसवर्स लिम्ब डेफिशिएंसी में होगा क्या कि कोई भी बेबी है और उसके अंदर पूरा का पूरा हैंड तो बन गया, लेकिन इसका जो टर्मिनल पार्ट है, यहाँ पे मान लो इसके अंगुलियाँ वगैरह बनने वाली थी, तो ये वाला जो पार्ट है ये एक नॉर्मल बेबी का हो गया, लेकिन इसका जो डेफिशिएंसी जब हो जाएगा तो इसका जो हाथ है सिर्फ इस तरह से बनेगा। या फिर हम इसको लेग में भी ले सकते हैं, क्योंकि लेग को भी एक तरह से लिम्ब की तरह ही हम ट्रीट करते हैं ना, लिम्ब ही होता है हैंड एंड लेग। तो ऐसे पैर में भी हो सकता है कि ये वाला जो आगे वाला पार्ट है, टर्मिनल जो पार्ट है वो नहीं बनेगा। ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। बट ऐसा क्या हुआ कि मतलब लिम्ब डेफिशिएंसी हो गई कि ये पार्ट नहीं बना, तो कुछ ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशन उसको दी जाती है जिसकी वजह से उसके ऊपर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, और ये आगे का जो प्रोसेस है, इसका जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाता। अगर वो सारी नेगेटिव कंडीशन उसको नहीं मिलती तो ये पूरी तरह से अपना ग्रोथ कर पाता था, यानी कर सकता था, और यानी उसके अंदर पोटेंशियल तो था, लेकिन कुछ ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट हो गए, नेगेटिव एनवायरनमेंट उसको मिल गया जिसकी वजह से ये सारी की सारी चीज़ें हो गई और इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया आगे की साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो टर्मिनल ट्रांसवर्स लिम्ब डेफिशिएंसी है वो कॉन्जेनाइटल एनोमली है, जिसके अंदर जो एम्पुटेशन है आर्म का और लेग का और जो डिजिट या फिर टो का वो नहीं हो पाता है। लाइक जो एम्पुटेशन है वो हो जाता है, लाइक जो एम्पुटेशन का मतलब क्या हुआ कि लेग जो है, हमारा जो लेग है या फिर कोई आर्म है या फिर टो हो गया, तो उसका डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा आगे की साइड में, वो वहीं पे रुक जाएगा, उसकी जो ग्रोथ है वो वहीं पे रुक जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा।
यहाँ पे जो लिम्ब है वो मिसिंग रहता है, उसका जो टर्मिनल पार्ट होता है वो मिसिंग रहता है। और जो पूरा का पूरा जो हमारा लिम्ब है, लाइक आर्म हो गया, तो पूरा आर्म तो हमारा बनेगा अगर हैंड की बात करें, लेकिन जो आगे वाला पार्ट है जैसे मैंने बताया तो वो नहीं बन पाएगा यहाँ पे। और ऐसे ही पैर में भी होता है कि जो हमारा टो वाला पार्ट है वो नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से ट्रांसवर्स लिम्ब डेफिशिएंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ फिंगर्स आर मिसिंग द रिमाइंडर ऑफ द हैंड, यानी अगर फिंगर मिसिंग है तो पूरा का पूरा हाथ और फोर आर्म और आर्म प्रॉपर प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे फिंगर्स नहीं होती। तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं ट्रांसवर्स लिम्ब डेफिशिएंसी, जिसमें सिर्फ आगे वाला जो पार्ट है वो नहीं बनेगा, यानी टर्मिनल पार्ट नहीं बन पाएगा। रेडियोग्राफ की वजह से हम इसको पता कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि ये कैसे, मतलब प्रॉपर ये बन पा रहा है या फिर नहीं बन पा रहा है, इसको बोनी एनाटोमी है या फिर नहीं है। रेडियोग्राफ की मदद से इसको हम पता कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो इस बेबी का ये एक पैर तो पूरी तरह से बना हुआ है, लेकिन एक पैर में क्या हुआ, सिर्फ यहाँ तक बना और इसका जो टो वाला पार्ट है वो नहीं बन पाया। तो ये क्या है, ट्रांसवर्स लिम्ब डेफिशिएंसी है। ठीक है, आप इसमें भी देख सकते हैं इसी तरह से, इसमें भी पैर तो है, एक एक वाला पूरी तरह से बना हुआ है, लेकिन ये वाला पूरा पैर तो बना हुआ है, लेकिन टो वाला जो पार्ट है वो नहीं बन पाया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि ट्रांसवर्स लिम्ब डेफिशिएंसी में क्या होता है। So, जो transverse limb deficiency has been observed after maternal exposure to the medication misoprostol taken to induce abortion। एक मेडिसिन होती है जिसका नाम है मीजोप्रोस्टल। ठीक है, इस मेडिसिन की वजह से भी देखा गया है कि ये लिम्ब जो डेफिशिएंसी है वो हो जाती है। और ये जो मीसोप्रोस्टल मेडिसिन है वो अबॉर्शन के लिए नॉर्मली यूज़ में ली जाती है। तो ये मीसोप्रोस्टल मेडिसिन का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा बाद में। ओके, मोस्ट केसेस ऑफ टर्मिनल ट्रांसवर्स डेफिशिएंसी occur sporadically as an isolated abnormality of one hand or foot in an otherwise healthy individual। इस टर्मिनल ट्रांसवर्स डेफिशिएंसी के अंदर नॉर्मली हमें देखने को मिलता है कि पूरा का पूरा जो बेबी है उसका तो प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाएगा, लेकिन सिर्फ एक हाथ का, वन हैंड का, या फिर एक पैर का, वन फुट का जो है टर्मिनल पार्ट वो मिसिंग होगा, बाकी पूरी तरह से हेल्दी बेबी होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है वो है एमनियोटिक बैंड डिफेक्ट। सो गाइज, एमनियोटिक बैंड डिफेक्ट में क्या होगा कि जो हमारा एमनियोन लेयर होता है ना प्लेसेंटा में, तो वो क्या हो जाएगा, एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम कैन ऑक्योर व्हेन द इनर लेयर ऑफ द प्लेसेंटा कॉल्ड द एमनियोन। 3 लेयर होती है ना, एमनियोन, कॉरियन एंड लास्ट कौन सी हो गई, एलेंटॉइस। तो उसमें से एक जो लेयर होती है एमनियोन, ठीक है, यहाँ पे था, जो एमनियोन लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम में। और क्या होता है कि जो थिन स्ट्रैंड्स ऑफ टिश्यू बना लेते हैं वहाँ पे, एमनियोटिक बैंड्स बना लेते हैं इनसाइड द एमनियोन, एमनियोन के अंदर ही। यानी कि ये मान लो हमारा एमनियोन है, ठीक है, और इस एमनियोन के अंदर ही कुछ इस तरह से बैंड्स बना लेंगे, ये एमनियोटिक बैंड्स इसको बोल रहे हैं। और ये बैंड्स क्या होगा, दीज फाइबर लाइक बैंड्स, ये काफ़ी पतले और फाइबर लाइक बैंड्स होते हैं, टैंगल अराउंड द डेवलपिंग फीटस, जो हमारा फीटस बनेगा उसके बाहर की साइड में क्या हो जाएंगे, टैंगल हो जाएंगे, लाइक इस तरह से उसको पूरा कवर कर लेंगे इस तरह से, और उसके डेवलपमेंट को क्या नहीं होने देंगे, प्रॉपर आगे बढ़ने देंगे, है ना। जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा इस वजह से। तो रेस्ट्रिक्टिंग ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो भी नहीं हो पाएगा, दस अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ सर्टेन बॉडी पार्ट्स, इसकी वजह से जो ग्रोथ है बॉडी पार्ट्स की वो भी अफेक्ट होगी। दिस कैन कोज कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज ऑफ लिम्ब, और इसकी वजह से जो लिम्ब है वो भी प्रॉपरली बन नहीं पाएगा। और इन सम केसेस स्ट्रैंड्स कैन टैंगल टू टाइटली अराउंड द लिम्ब ऑफ ए फीटस दैट दे एम्पुटेट दैम। यानी हमारा जो मान लो कोई लेग है और इस लेग के चारों तरफ क्या हो जाएंगे, इसको टैंगल कर लेंगे, और इस तरह से चारों तरफ ये जो फाइबर लाइक एमनियोटिक बैंड है इसको कवर कर लेंगे,
और ये इतने ज़्यादा टाइट हो जाते हैं कि इसका एम्पुटेशन हो जाएगा, यानी यहाँ से ये पैर भी कट सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आगे इसका लिम्ब डिफॉर्म हो जाएगा, लिम्ब जो है वो करेक्टली बन नहीं पाएगा या फिर इतना टाइट से इसको कवर कर लेगा जिसकी वजह से एम्पुटेट हो जाएगा लिम्ब। सो एमनियोटिक बेंड सिंड्रोम इज़ यूजुअली डायग्नोस्ड एट बर्थ, यानी बर्थ के टाइम में इसको हम डायग्नोस कर सकते हैं, और कभी कभी अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम इसको वूम के अंदर भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था एमनियोटिक बैंड डिफेक्ट के बारे में। ये डिटेक्ट लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, तो इसको करेक्ट कर देंगे जब पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। सो ये एमनियोटिक बैंड डिफेक्ट है, यानी एमनियोन जो लेयर है, स्पेलिंग का क्या है यार, एमनियोन जो लेयर होती है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, और उसकी वजह से एमनियोटिक बैंड्स बनते हैं जो कि फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि फीटस को चारों तरफ से इस तरह से टेंगल कर लेती है फीटस के चारों तरफ से, और उस वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। और ब्लड फ्लो नहीं होगा तो जो बॉडी पार्ट्स है वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, तो वो अफेक्ट करेगा उसको, और इसकी वजह से नॉर्मली देखा जाता है कि लिम्ब जो है वो प्रॉपरली बन नहीं पाएगा, और कई बार ये क्या करता है, लिम्ब के चारों तरफ काफ़ी टाइटली टेंगल कर लेता है, जिसकी वजह से जो लिम्ब है वो एम्पुटेट हो जाता है। तो एम्पुटेट का मतलब कि लिम्ब वहाँ से कट जाएगा भाई, आगे उसका ग्रोथ होगा ही नहीं, ठीक है। सो आई होप समझ आ गया होगा एमनियोटिक बैंड डिफेक्ट क्या होता है। देन नेक्स्ट जो मालफॉर्मेशन है वो है AVM, यानी आर्टरी वीनस मालफॉर्मेशन। आर्टरी वीनस मालफॉर्मेशन में क्या होगा कि हमारे ब्लड के अंदर, सॉरी, हमारे बॉडी के अंदर कोई आर्टरी प्रेजेंट होती है, ठीक है, और वेन्स प्रेजेंट होती हैं, ओके। अब इन दोनों का काम क्या है, ब्लड को फ्लो करवाना, ब्लड इन्हीं से तो फ्लो होगा ना। तो आर्टरी से कौन सा ब्लड जाता है, आर्टरी से जो ऑक्सीजन जिस ब्लड के अंदर होगी वो ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर जाएगा, और वेन्स क्या करती हैं, जो ऑक्सीजन रहित ब्लड होता है या फिर जिसमें CO2 होता है या फिर जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उस ब्लड को हमारे हार्ट के अंदर लेके आती है, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि जो आर्टरीज होती है, यानी A से आर्टरी और A से अच्छा, यानी अच्छा वाला ब्लड कौन सा होता है भाई, अच्छा वाला ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन हो, ठीक है। तो आर्टरी क्या करेगी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है उसको हार्ट से पूरी बॉडी में लेके जाएगी। देन वेन्स का मतलब क्या हुआ, इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं, V से वेन और V से वाहियात। ये मैंने एक टीचर से सुना था, तो मुझे इसी तरह से इसको याद करने में ईजी रहता है, लाइक प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि हम बाद में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा तरीका है कि हम इसको याद रख सकते हैं इस तरह से, आर्टरीज मीन्स अच्छा ब्लड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड, एंड वेन्स यानी ऑक्सीजन डिप्लेटेड ब्लड, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती तो पूरे बॉडी से वो हार्ट में लेके आएगी, ठीक है। तो इसके लिए ये आर्टरीज और वेन्स रिस्पॉन्सिबल होती है, हमें पता है। तो AVM में क्या होगा, AVM में होगा ये कि जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स, वो कनेक्ट हो जाएगी एक दूसरे से, ठीक है। अब कनेक्ट हो जाएगी तो जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है उसको क्या करेगी, डिसरप्ट करेगी, जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होगा उसको डिसरप्ट करेगी, और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो ये पॉइंट हमने देखा कि आर्टरी रिस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से ब्रेन तक ले जाने के लिए, और वेन्स कैरी करती हैं ऑक्सीजन डिप्लेटेड ब्लड वापस लंग एंड हार्ट तक ले जाने के लिए। एंड when an AVM disrupts this critical process, the surrounding tissue may not get enough oxygen. अब मान लो कि AVM हो गया, यानी आर्टरी और वेन दोनों कनेक्ट हो गई, तो वहाँ पे ये किसको अफेक्ट करेगा, ब्लड फ्लो को अफेक्ट करेगा। अब ब्लड फ्लो को अफेक्ट करेगा तो ऑक्सीजन को भी, ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन है उसको भी अफेक्ट करेगा, यानी जहाँ पे ये AVM हो गया, मतलब बॉडी के जिस पार्ट में आर्टरी और वेन का कनेक्शन है उस वाले पार्ट में, उसके आसपास के जो टिश्यू है वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की भाई कमी हो जाएगी, है ना। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो वहाँ के टिश्यू क्या हो जाएंगे,
प्रॉपरली आगे मतलब उनमें फंक्शन प्रॉपरली हो नहीं पाएगा। अगर टिश्यू डैमेज हो गए तो प्रॉपरली आगे वो वर्क नहीं हो पाएगा जो उसका होना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब वो डिसरप्ट हो गया तो वहाँ के टिश्यू जो है उनके पास में ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुँच पाई। ऑल्सो बिकॉज द टैंगल्ड ब्लड वेसल्स दैट reform the AVM are abnormal, they can weaken and rupture, and if the AVM is in the brain and rupture, it can cause bleeding in the brain, hemorrhage, stroke और brain damage। जब वहाँ पे के टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई तो वहाँ पे क्या होगा कि ब्लडिंग होने लगेगी। ठीक है, इसको ब्लीडिंग भी बोल सकते हैं यार। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होने लगेगी, ब्लीडिंग होने लगेगी और ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और जो ब्रेन है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा या फिर ब्रेन में स्ट्रोक आ जाएगा। जो ब्लीडिंग इन द ब्रेन होता है उसको हेमोरेज बोलते हैं। द कोज ऑफ एवीएम इज़ नॉट क्लियर, कि एवीएम किस वजह से होता है ये हमें प्रॉपरली अभी तक पता नहीं है। और दे आर रेयरली पास डाउन अमंग फैमिलीज़, ये बहुत कम देखा गया है कि फैमिलीज़ में मतलब माता पिता से आगे वाला जो प्रॉब्लम है वो आगे चला जाए, मतलब हेरिडेटली नहीं होता है, ये देखा नहीं गया है ऐसा। वंस डायग्नोस्ड ब्रेन एवीएम कैन ऑफन बी ट्रीटेड, अगर एक बार हमने डायग्नोज कर लिया कि एवीएम है तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं सक्सेसफुली और रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, और जो रिस्क कॉम्प्लिकेशन है उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमने डायग्नोज कर लिया तो हम उसको ठीक कर सकते हैं और आगे कोई भी हमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, ये श्योर कर सकते हैं। देन हम एक बार देख लेते हैं इसकी कॉजेज। एवीएम रिजल्ट फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ abnormal डायरेक्ट कनेक्शंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, हमें पता है कि आर्टरी और वेन के बीच में क्या होगा, कनेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या नहीं हो पाएगा, ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन का फ्लो जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी तक जो है इसका प्रॉपर रीज़न पता नहीं चला है। सर्टेन जेनेटिक चेंजेज माइट प्ले ए रोल, हो सकता है कि भाई कुछ जेनेटिक चेंजेज हो उसकी वजह से ये हो रहा हो, बट मोस्ट टाइप्स आर नॉट यूजुअली इनहेरिटेड, लेकिन ये जो है इनहेरिटेड नहीं होता है, नॉर्मली नहीं देखा गया है कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गया हो, ऐसा नहीं देखा गया है। मान लो एवीएम हो गया तो क्या होगा, क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एन एवीएम आर ब्लीडिंग एंड सीजर्स, यानी ब्रेन में या फिर कहीं भी, ठीक है, एवीएम है यानी आर्टरी और वेन का कनेक्शन हो रखा है तो वहाँ पे क्या होने लग जाएगा, ब्लीडिंग होने लग जाएगी। ठीक है, अगर इसको हमने बिना ट्रीट करे हुए छोड़ दिया तो द ब्लीडिंग कैन कोज सिग्निफिकेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज, तो वहाँ पे ब्लीडिंग होगी, उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं एवीएम के अंदर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, ये कैपिलरीज हैं, ये आर्टरी है और ये वेन है, और ये नॉर्मल कंडीशन में इस तरह से कुछ अरेंज रहती है। लेकिन अगर एवीएम हुआ तो इस तरह से ये आपस में कनेक्टेड हो जाती है और इस वजह से क्या होगा, कनेक्शन की वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं होगा और बाद में ब्लीडिंग हो जाएगी वहाँ के आसपास के एरिया में, और फाइनली ब्रेन डैमेज भी हो सकता है अगर एवीएम जो है वो ब्रेन में हुआ तो। सो गाइज नेक्स्ट जो मालफॉर्मेशन है वो है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, और इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी बेबी है वो बाकी तो पूरी तरह से हेल्दी डेवलप होगा, लेकिन उसका जो अपर लिप होता है वो इस तरह से कुछ कट जाएगा, लाइक ये इसके अपर लिप के जो टिश्यू है वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे और यहाँ पे एक होल रह जाएगा। ओके, इसको हम यहाँ से देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आप यहाँ देख सकते हैं कि वाला जो बेबी है इसका जो अपर लिप है वो प्रॉपरली आपस में ये दोनों कनेक्ट नहीं हो पाए और ये यहाँ से इस तरह से इसका बॉर्न हुआ, जन्म हुआ, और इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, ट्रीट किया जा सकता है। और नॉर्मली देखा जाता है कि इतना ज़्यादा मार्क रहता नहीं है कि ज़्यादा कुछ पता चले कि इसका ट्रीटमेंट हुआ है, तो इस तरह से वापस से इसको जोड़ा जा सकता है और एक नॉर्मल बेबी बना सकते हैं। लाइक नॉर्मल तो ये होता ही है, बस ये वाला जो प्रॉब्लम है इसको फिक्स कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कहने का मतलब ये हुआ। सो यहाँ पे वही दिया गया है कि क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट आर ओपनिंग और स्प्लिट इन द अपर लिप,
यानी कि ओपनिंग रह जाती है, द रूफ ऑफ द माउथ, पैलेट और बोथ। जो अपर लिप है उसकी या फिर जो माउथ का रूफ है वहाँ पे क्या होगा, स्प्लिट रह जाएगा, ओपनिंग रह जाएगी, जिसकी वजह से वो दोनों क्लोज नहीं हो पाएंगे और ये इस तरह से होल रह जाएगा यहाँ पे। क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट रिजल्ट व्हेन फेशियल स्ट्रक्चर दैट आर डेवलपिंग इन एन अनबॉर्न बेबी डोंट क्लोज कंप्लीटली। यानी अपर लिप का जो स्ट्रक्चर है वो क्लोज नहीं हो पाएगा कंप्लीटली, इस वजह से हो पाएगा, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट आर अमंग द मोस्ट कॉमन बर्थ डिफेक्ट। ये नॉर्मली देखा जाता है कि बहुत सारे, लाइक हम देख सकते हैं कि लगभग अगर 500 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसमें से एक में तो ये मिल ही जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी कॉमन डिफेक्ट है। दे मोस्ट कॉमनली occurs एज आइसोलेटेड बर्थ डिफेक्ट बट आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद मैनी इनहेरिटेड जेनेटिक कंडीशन और सिंड्रोम्स। ये जो बर्थ डिफेक्ट है ये नॉर्मली हम देखते हैं कि आइसोलेटेड बर्थ डिफेक्ट, बट ये जो बर्थ डिफेक्ट है ये नॉर्मली देखने को मिलता है कि नॉर्मली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मोस्टली केसेस में हम क्या देखते हैं कि ये इनहेरिटेड होता है या फिर जेनेटिक कंडीशन पे डिपेंड कर जाता है, या फिर कोई सिंड्रोम हो माता पिता को, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट किस तरह से दिखता है, किस तरह से बच्चा जो है बोर्न होगा, यानी उसका जो अपर लिप के जो टिश्यू हैं वो आपस में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और ये पूरी तरह से स्ट्रक्चर जो है वो क्लोज नहीं हो पाएगी और इस वजह से बच्चा इस तरह से पैदा होता है। आप यहाँ देख सकते हैं हैविंग ए बेबी बॉर्न विद ए क्लेफ्ट कैन बी अपसेटिंग बट क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट कैन बी करेक्टेड, यानी कि हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। इन मोस्ट बेबीज ए सीरीज ऑफ सर्जरीज कैन रिस्टोर नॉर्मल फंक्शन, यानी इसको प्रॉपर नॉर्मल कंडीशन में भी लाया जा सकता है और फिर नॉर्मल फंक्शन ये कर सकता है जब हम इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। अचीव ए मोर नॉर्मल अपीयरेंस विद मिनिमल स्कैरिंग, यानी प्रॉपर इतना ज़्यादा मार्क वहाँ पे छोड़े बिना, ऐसा नहीं कि भाई उसको ट्रीट तो कर दिया लेकिन प्रॉपर मार्क दिख रहा है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा था, लेकिन वो मार्क बहुत कम दिखता है अगर होता है तो भी, और उसको ट्रीट किया जा सकता है और ये काफ़ी कॉमन देखने को मिलता है तो इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। कई ये मैंने काफ़ी डिटेल में कर दिया यार, 4-5 इसका माल फॉर्मेशन और डिसरप्शन का मैंने एग्जांपल लिया है और हर एक को मैंने डिटेल में रखा है यहाँ पे, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या होता है माल फॉर्मेशन में, कैसे बच्चे का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली बन नहीं पाता, बॉडी पार्ट्स नहीं बन पाते। और शॉर्टली एग्जाम के लिए भी आपको लिखने के लिए मैटर चाहिए होता है, अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको नोट्स भी प्रॉपर यहाँ पे मिल जाएंगे। और मैं बता तो रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मतलब लिखा हुआ ज़्यादा है और इसको पढ़ के समझाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। सो आगे देखते हैं। क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट occur when tissues in the baby's face and mouth don't fuse properly, यानी बेबी का जो फेस है और माउथ है वो प्रॉपरली फ्यूज़ नहीं हो पाते वहाँ के टिश्यू, उसकी वजह से ये क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट होता है। नॉर्मली द टिश्यू दैट मेक अप द लिप एंड पैलेट फ्यूज टुगेदर, नॉर्मली तो फ्यूज़ हो जाते हैं तभी एक नॉर्मल बच्चा पैदा होता है, बट यहाँ पे क्या नहीं होगा, यहाँ पे नहीं हो पाता। और नॉर्मली जो फ्यूज़ होता है वो होता कब है, अगर एक नॉर्मल एम्ब्रियो है और उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है तो प्रेगनेंसी का जो सेकंड और या फिर हम बोल सकते हैं थर्ड जो मंथ होता है उस टाइम ये फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्लेफ्ट लिप जिसमें होगा वो कभी भी फ्यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। जिसके अंदर ये होगा तो ये पूरी की पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ये फ्यूज़ नहीं कर पाएगा और ये ओपनिंग ही रह जाती है बाद में। रिसर्चर्स believe that most cases of cleft lip and cleft palate are caused by an interaction of genetic and environmental factor, यानी जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर का आपस में इंट्रैक्शन होगा और उसकी वजह से ये क्लेफ्ट लिप वाला प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इन मैनी बेबीज ए डेफिनेट कॉज इज़ नॉट डिस्कवर्ड, प्रॉपर क्या कोज है मतलब हम ऐसे नहीं बोल सकते सिर्फ यही कोज है इसी की वजह से होता है, ऐसा अभी तक पता नहीं चला है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द मदर और फादर कैन पास ऑन जीन्स दैट कोज क्लेफ्टिंग, यानी मदर और फादर के पास में भी ऐसे जीन हो सकते हैं जो अपनी आगे वाली जनरेशन में पास कर दें और जो कि क्लेफ्ट लिप को
कोज कर सकते हैं, आइदर अलोन और ए पार्ट ऑफ ए जेनेटिक सिंड्रोम दैट इंक्लूड्स ए क्लेफ्ट लिप, यानी कोई ऐसा जेनेटिक सिंड्रोम भी हो सकता है जिसकी वजह से ये आगे पास हो जाता है. In some cases, babies inherit a gene that make them more likely to develop a cleft. मोस्टली केसेस में हमें यही देखने को मिला है कि बेबी ने कुछ ऐसा जीन इनहेरिट किया है, उसकी वजह से जो है ये क्लेफ्ट जो है वो डेवलप हुआ है. एंड देन एन एनवायरमेंटल ट्रिगर एक्चुअली कोजेज द क्लेफ्ट टू ओक्योर. और उसके बाद में जो एनवायरमेंटल फैक्टर होता है वो उस जीन को क्या करेगा, ट्रिगर करेगा. मान लो कोई जीन तो पहले से प्रॉपरली वहाँ पे है ही बेबी के अंदर, और वो जीन कहाँ से इनहेरिट किया है, उसने अपने मदर या फिर फादर से इनहेरिट किया है. और इस जीन के साथ में, यानी कि ये जो जीन है इसको ट्रिगर कौन करेगा, कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो इसको ट्रिगर करता है, और तब जाके यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्लेफ्ट जो है वो क्योर हो जाता है. तो मोस्टली केसेस में ये ऐसा देखा गया है गाइस. तो आगे हम इसके रिस्क फैक्टर देखते हैं. रिस्क फैक्टर मतलब किस किस वजह से ज़्यादा चांसेस है कि ऐसा हो सकता है. सेवरल फैक्टर में इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ ए बेबी डेवलपिंग ए क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट. ने बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो इंक्रीज करते हैं कि क्लेफ्ट लिप हो या फिर क्लेफ्ट पैलेट जो है वो हो जाए. तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री हो सकती है. पेरेंट्स विद ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ ए क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट फेस ए हायर रिस्क ऑफ हैविंग ए बेबी विद ए क्लेफ्ट. मान लो कोई भी बेबी है, अगर उसके फैमिली बैकग्राउंड में उसके माता पिता को हो या फिर उसके दादा दादी को हो, इस तरह से कोई फैमिली बैकग्राउंड में अगर किसी को भी क्लेफ्ट लिप का प्रॉब्लम रहा है तो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाता है कि भाई बेबी को भी ऐसा होगा कि क्लेफ्ट लिप वाला जो बेबी है वो बोर्न होगा. तो इसके चांसेस यहाँ पे होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सपोजर टू सर्टेन सब्सटेंसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. So, cleft lip and cleft palate may be more likely to occur in pregnant women who smoke. यानी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस कोई मदर ले रही है, जैसे कि वो सिगरेट ले रही है या फिर ड्रिंक कर रही है अल्कोहल, एंड कुछ ऐसे मेडिकेशन जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. तो ऐसी चीज़ों से भी, ऐसे सब्सटेंसेस से भी ये रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है कि क्लेफ्ट लिप वाला बेबी बोर्न हो. हैविंग डायबिटीज़, अगर किसी मदर को डायबिटीज़ है तो भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो सकती है. लाइक रिस्क फैक्टर यहाँ भी बढ़ जाता है. अगर बीइंग ओबेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि कोई भी मदर है वो उस फैट ज़्यादा बढ़ जाए, ओबेस का मतलब ये हुआ कि उसका फैट अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो भी ये प्रॉब्लम देखने को हमें मिल सकती है. तो ये रिस्क फैक्टर है. रिस्क फैक्टर का मतलब कि इन कंडीशन में ऐसा हमें देखने को मिल सकता है कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट वाला बेबी जो है वो जन्म ले. ओके, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. मान लो कोई बेबी जो है वो क्लेफ्ट लिप के साथ में पैदा हो गया, तो उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है. तो उसको फीडिंग करने में प्रॉब्लम होगी कि वो प्रॉपरली फीड नहीं कर पाएगा. ठीक है, और ईयर इन्फेक्शन एंड हियरिंग लॉस. ईयर इन्फेक्शन भी हो सकता है उसके अंदर और वो प्रॉपरली सुन भी नहीं पाएगा. डेंटल प्रॉब्लम, उसके दांतों का जो डेवलपमेंट होगा वो क्लेफ्ट लिप की वजह से अफेक्ट होगा. स्पीच डिफिकल्टीज, यानी वो उसको बोलने में भी प्रॉब्लम आएगी. चैलेंज ऑफ कॉपिंग विद ए मेडिकल कंडीशन. अब उसको प्रॉपर मेडिकल केयर लेनी पड़ रही है. ठीक है, उसका क्लेफ्ट लिप की वजह से प्रॉपर मेडिकल केयर लेनी पड़ रही है उसको. तो इसकी वजह से उसको काफ़ी सोशल, इमोशनल और बिहेवियर प्रॉब्लम आ जाएगी, और उन सारी प्रॉब्लम्स को उसको फेस करना पड़ेगा. तो ये सारे के सारे क्या है, कॉम्प्लिकेशंस हैं कि अगर कोई क्लेफ्ट लिप वाला बेबी बॉर्न हो गया और तो उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, यानी ये प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ सकती है. ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट जो मालफॉर्मेशन होता है वो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में क्या होगा कि ये एक बर्थ डिफेक्ट है जिसके अंदर जो ब्रेन है, स्पाइन है और स्पाइनल कोड है उसके अंदर डिफेक्ट होगा. यानी ये ब्रेन स्पाइनल कोड में प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉपरली ये फॉर्म नहीं हो पाते. और ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यानी जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ होता है ना, फर्स्ट मंथ होगा उसी में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है.
इनफैक्ट जब कोई लेडी है उसको पता तक भी नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है, उसी टाइम ये प्रॉब्लम जो है वो कोज हो जाती है 1 महीने के भीतर भीतर। ओके। और ये जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा, यानी हमने पढ़ा था न्यूरोलेशन, ठीक है, मैंने वीडियो डाल रखा है न्यूरोलेशन के बारे में, जो कि 2 टाइप का हमने देखा था, एक प्राइमरी न्यूरोलेशन और एक सेकेंडरी न्यूरोलेशन, ठीक है। अगर आपको उसके बारे में जानना है कि न्यूरोलेशन क्या होता है तो आप डिटेल में वहाँ देख सकते हैं। ओके। तो न्यूरोलेशन के अंदर न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है गाइस। ओके। अगर जब न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा तो उसी को हम बोल रहे हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और इस टाइम में जब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया, यानी न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हो पाया, तो 2 टाइप के डिफेक्ट हो सकते हैं। एक तो हो जाएगा स्पाइना बिफिडा और दूसरा हो जाएगा एननसेफेली। अब स्पाइना बिफिडा जो है उसमें क्या होगा, जो हमारा स्पाइनल कोड है वो क्लोज नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, ठीक है। उस वजह से जो हमारी स्पाइनल कोड है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो कॉलम होते हैं स्पाइनल कॉलम वो क्लोज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से कौन सा डिजीज हो जाएगा इसके अंदर, एक तरह से मालफॉर्मेशन बोल सकते हैं, स्पाइना बिफिडा हो जाएगा। There is usually nerve damage that causes it list some paralysis of the leg। तो इस वजह से नर्व भी डैमेज हो जाती है जो कि लेग्स को पैरालाइज भी कर सकती है। देन दूसरा जो यहाँ पे मालफॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा वो है एननसेफेली। और एननसेफेली के अंदर होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन है और जो स्कल है, ठीक है, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगा। और जो बेबी है अगर या तो वो वहीं पे मर जाएगा, मतलब जन्म होने से पहले मर जाएगा। अगर उसने जन्म ले भी लिया तो वो बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर ही मर जाएगा, मतलब उसकी डेथ हो जाएगी बर्थ के कुछ टाइम के बाद ही, ठीक है। क्योंकि जब ब्रेन ही नहीं बना, जब उसका स्कल ही नहीं बना, तो वो कैसे जीवित रहेगा, क्योंकि सारी की सारी हमारे बॉडी को कंट्रोल करती है वो कौन करता है, ब्रेन ही करता है ना। तो इस वजह से अगर उसका ब्रेन और स्कल ही नहीं बन पाया तो वो जीवित नहीं रह सकता, और वो वहीं पे या तो वूम्ब में वहाँ पे उसकी डेथ हो जाएगी या फिर आफ्टर बर्थ कुछ टाइम के बाद में उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये था न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ओपन स्पाइना बिफिडा, ये दोनों जो है कॉलम वो क्लोज नहीं हो पाए, और इस वजह से क्या हो गया, स्पाइना बिफिडा हो गया। यहाँ पे एननसेफेली है, न्यूरोपोर्स जो है ये रोस्ट्रल न्यूरोपोर है, ये भी क्लोज नहीं हो पाए, और इस वजह से एननसेफेली हो गया और हमारे ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ और हमारे स्कल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। सो आप देख सकते हैं जो एननसेफेली है उसके अंदर एक तो हमारा ब्रेन ही नहीं बन पाएगा प्रॉपरली, और एक हमारा स्कल नहीं बन पाएगा। जो स्पाइना बिफिडा है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हमारा जो स्पाइनल कोड है वो नहीं बन पाएगा प्रॉपरली, ठीक है। अब स्पाइनल कोड के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो वो तो एटलीस्ट जिंदा रह सकता है वो बेबी, लेकिन जिसके अंदर एननसेफेली हो गया यानी ब्रेन और स्कल का ही फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो वो या तो वूम्ब में ही डाई हो जाएगा या फिर बर्थ के कुछ टाइम के बाद में वो डेड हो जाएगा, ठीक है। देन क्या कोजेज हो सकते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के पीछे। द एग्जैक्ट कोज ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आर नॉट नोन। नॉर्मली क्या एग्जैक्ट इसका कोज है, इसके पीछे क्या कारण है वो पता नहीं है साइंटिस्ट वगैरह को भी अभी तक। यू आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ हैविंग एन इन्फेंट विद ए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इफ़ यू, मतलब ज़्यादा रिस्क होते हैं जब जो मदर है उसको ओबेसिटी हो, यानी वो बहुत ज़्यादा फैटी हो, उस टाइम हो सकता है, या फिर जो डायबिटीज़ है वो बहुत हाई लेवल पे अगर हो जाए और वो कंट्रोल डायबिटीज़ नहीं है तब भी हो सकता है। एंड टेक सर्टेन एंटी सीजर मेडिसिन्स, यानी कि कुछ ऐसे मेडिसिन्स ले रहे हों उनका भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है और उसकी वजह से भी न्यूरल ट्यूब का जो है वो डिफॉर्मेशन हो सकता है, सॉरी डिफेक्ट जो है वो हो सकती है न्यूरल ट्यूब, और वो प्रॉपरली बन नहीं पाएगी, और उसकी वजह से 2 जो मालफॉर्मेशन हमने देखे, स्पाइना बिफिडा और बिफिडा, एंड सेकंड है एननसेफेली, ठीक है। वैसे क्लास काफ़ी लंबा हो गया और इतना एक टॉपिक पे रुक पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन
फिर मैंने सोचा यार कि दोनों 2 पार्ट बनाऊँगी, इससे अच्छे एक ही जगह पे कर लेंगे और इसको एक काम करेंगे कि ये तो मैंने काफ़ी डिटेल में करा है कि आपको एक-एक लाइन जो है वो ठीक से समझ में आ जाए। लेकिन शॉर्टली मैं आपको इसको अलग से एक वीडियो बना के लगभग 10-15 मिनट में इस पूरे टॉपिक को वापस से एक्सप्लेन कर दूँगी, ताकि इतना लंबा जब आप रिविज़न करो तब नहीं देखना पड़े आपको, और इससे आप नोट्स बना लेना। और ये पूरा इतना लंबा करना ज़रूरी था क्योंकि सारे पॉइंट कवर नहीं हो पाते अगर छोटा-सा वीडियो होता उसके अंदर तो। अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो तो उसके लिए हम क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं कि जो फॉलिक एसिड होता है वो प्रॉपरली लेना चाहिए मदर को, और जो विटामिन बी होता है उसको भी प्रॉपरली लेना चाहिए। और ये सब जो है पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कर सकते हैं या फिर पहले प्रेगनेंसी से पहले, मतलब इन सब की कमी नहीं होनी चाहिए भाई, कि न्यूट्रिशंस की कोई भी कमी नहीं हो। तो ये थोड़ा सा एक प्रिवेंशन है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं होगा। बाकी प्रॉपरली तो हमें पता ही नहीं है इसका कोज क्या है, लेकिन हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमारे जो किसी को डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल रखे, या फिर किसी को ओबेसिटी है यानी कोई फैटी है तो वो अपना वेट को थोड़ा लॉस करे। ठीक है, तो ये कुछ प्रिवेंशन हो सकती है, और कुछ ऐसे मेडिसिन मतलब नहीं लेनी चाहिए जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़े। तो इस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बाकी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अगर एक बार हो गया तो इसका अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है गाइस, नो ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर हमें डायग्नोस करना है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इस तरह से कुछ डायग्नोस करना है, तो हम इसको इन्फेंट जब बोर्न हो जाए यानी उसका जन्म हो जाए बेबी का, तब भी हम पता कर सकते हैं। और थ्रू लैब के थ्रू और इमेजिंग टेस्ट, कुछ ऐसे इमेजिंग टेस्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से इसका पता किया जा सकता है। यहाँ पे कोई भी क्योर नहीं है, मतलब कोई ट्रीटमेंट नहीं है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का। द नर्व डैमेज एंड लॉस ऑफ फंक्शन दैट आर प्रेजेंट एट बर्थ आर यूजुअली परमानेंट। अगर बर्थ के टाइम में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है यूजुअली। एंड however a variety of treatment can sometimes prevent further damage। यानी डैमेज होने से पहले ही, यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने से पहले ही हम कुछ प्रिवेंशन कर सकते हैं, जो कि मैंने पीछे बताया आपको। नॉर्मली जिस वजह से हमें लग रहा है कि रिस्क फैक्टर ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और तो कोई भी चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर एक बार हो गया तो श्योरली उसका कोई क्योर नहीं है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, सो आई थिंक हो गया अपना। और माल फॉर्मेशन और डिसरप्शन के बारे में आई होप सबको समझ में आ गया होगा। काफ़ी लंबा जो है ये वीडियो बन गया है, माल फॉर्मेशन एंड डिसरप्शन, और इसके मेनली एग्जांपल्स लिए हैं मैंने, और एग्जांपल्स भी कई ले लिए, और ताकि आपको मटेरियल मिल जाए एग्ज़ाम में लिखने के लिए, और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए माल फॉर्मेशन और डिसरप्शन से रिलेटेड। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एक फॉर्मेलिटी है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना अगर नहीं करा है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।